हमारी जो वीडियो क्लास चल रही थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डायनामिक्स की चल रही थी, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। तो क्लासिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स फर्स्ट पेपर चल रहा था, जो एमएससी प्रीवियस सेम फर्स्ट का सेकंड पेपर है। तो उसमें मैंने ये थोड़ा विचार किया है कि मैं उसमें से थोड़े से क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे, क्योंकि एमएससी के लिए वो क्वेश्चन आंसर ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो अपने एग्जाम में आते हैं। तो अभी जो 2019 में जो एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के ऊपर ही, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी थी 8.R, और उसके अलग अलग रूप पूछे थे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के रूप में उसे पूछा था। और फिर ये पूछा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कर्ल आप कैसे डिफाइन करोगे, और उसके बारे में पूछा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड को उस कर्ल के अनुसार आप क्या लिखोगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो अपने ओरिजिन होता है पॉइंट, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ से एक कर्ली आर दूरी पर एक फील्ड पॉइंट होता है, जैसे अपने टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। और यहाँ से एक मिनट वापस से करते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना, ये तो है ओरिजिन। और यहाँ से आर वेक्टर पर एक फील्ड पॉइंट होता है, जैसे अपने पी लेते चलो, ठीक है ना। यहाँ अपने टेस्ट चार्ज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और इससे एक आर डैश दूरी पर एक पॉइंट अनदर पॉइंट होता है, जैसे अपने क्यू लिख देते हैं, ठीक। इन दोनों के बीच में जो इसको बोलते हैं अपने सोर्स चार्ज, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वेक्टर होता है, उसको कर्ली आर बोलते हैं। कर्ली आर क्योंकि मुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको कर्ली आर बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टरों का सम ये है, ठीक है ना, मतलब ये बराबर ये दोनों का योग है। तो ये जो कर्ली आर निकालेंगे अपने, इसका मान क्या हो जाएगा आपके आर माइनस आर डैश, बस ये इसमें देखने की बात है। तो कर्ली आर का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस आर डैश का परिमाण, इस तरह से। तो ये तो ओरिजिन होता है कोई भी फ्रेम का, ठीक है ना। उससे आर डैश वेक्टर पे कोई सोर्स पॉइंट होता है, और आर वेक्टर पर कोई पॉइंट चार्ज ले सकते हैं अपने, या टेस्ट चार्ज ले सकते हैं, और ये कर्ली आर होता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो हम तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि सोर्स जो पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, उसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और फील्ड पॉइंट चार्ज है या टेस्ट पॉइंट चार्ज है, उसका जो पोजीशन वेक्टर आर है विद रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। और टेस्ट चार्ज का जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर कर्ली आर विद रेस्पेक्ट टू सोर्स पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, वो कर्ली आर है। तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड में और ये वेक्टर में हम लिख सकते हैं। तो पहले तो अपने को ये ध्यान में होना चाहिए, ये तो ओरिजिन है, कोई भी फील्ड है उसका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। उससे आर डैश पर है एक अपने सोर्स पॉइंट, और उससे आर डिस्टेंस पर है एक फील्ड पॉइंट या टेस्ट चार्ज, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर वो कर्ली आर है, ठीक है। अब हम जो देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसमें क्या होता है हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्यू ई होती है। तो ई क्या होता है आपके एफ अपॉन क्यू होता है, ठीक है ना। ये अपने जानते ही, अपने थोड़ा सा माइंड रखना चाहिए इसको डिफाइन करते समय। एक क्या होता है कि अपने सिंगल पॉइंट चार्ज होता है, एक ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज होता है, उसके चारों ओर एक सराउंडिंग एक रीजन होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इफेक्ट होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे अपने, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने वेक्टर रूप में डिफाइन करना चाहें तो ये एफ अपॉन अपने क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये अपने पी में लिख दो चलो, ठीक है, टेस्ट चार्ज पी ले रखा है, तो क्यू पी क्या है अपने टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, क्यू पी टेस्ट चार्ज। ये अपन ने एक समीकरण लिख दिया, ठीक। तो एक पॉइंट चार्ज की बजाय आपके ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, तो उसमें सबके कारण फोर्स निकाल के सबको जोड़ के और ऐसे अपने निकालेंगे, वो देखेंगे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग रूप लिखने हैं इसके आंसर में।
तो हमारा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर ही है। तो सबसे पहले तो ये लिखना है अपन को कि सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभावी रीजन होता है, इफेक्टिव रीजन होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये तो ये पहली बार डेफिनेशन है, ठीक है। अब क्या हमें एक नेग्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम ये जो टेस्ट चार्ज है क्यूपी, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज क्यूपी है, ये भी इनफाइनाइट में ले लेते हैं, मतलब सूक्ष्म में ले लेते हैं। जैसे अपन को चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लेक्टेड, हमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम जो क्यूपी है वो लगभग 0 के बराबर ले लेते हैं सूक्ष्म। तो ये अपना एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये दूसरे इस परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो टेस्ट चार्ज है ये नेग्लिजिबल है, ठीक है, इसके कारण कोई फोर्स नहीं होगा, ये केवल फील कर सकता है अदर चार्ज के कारण फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इसका अर्थ है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग रूप देखने हैं। जैसे पहला रूप है कि कोई पॉइंट चार्ज है O, ठीक है, उससे r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, पॉइंट चार्ज O, इस जगह हमने लिख दिया, कोई भी लिख दो आप, QI लिख दिया इसे। तो इसके कारण r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P या फील्ड पॉइंट है, फील्ड पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ये हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, E बराबर KQ अपॉन R², ठीक है। इसको थोड़ा अपने वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0, ये जानते ही है मीडियम में, वैक्यूम में QI, ठीक है ना, और R कैप लिख देते हैं अपने R² बराबर, ठीक। और R कैप को क्या लिख सकते हैं अपने, टोटल वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा इक्वेशन क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर 1/4πε0 QI, ये तो R वेक्टर आ जाएगा और ये आ जाएगा R का क्यूब, ये समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। तो ये क्या है कि R वेक्टर पर, R डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने क्या अभी अपन ने देखा था एक बार, अभी मैंने शुरू में जो डायग्राम बनाया था उसमें एक टेस्ट चार्ज भी था और एक सोर्स पॉइंट भी था, ठीक है। तो अगर किसी फील्ड में जैसे एक टेस्ट चार्ज है, एक एनोदर चार्ज है, ठीक है ना, जैसे एक तो चार्ज है ये QI, एक चार्ज है आपके QJ, और ये इनके ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप जानते हो तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, K QI QJ अपॉन R²। अब इसको आप वेक्टर में कैसे लिखोगे, 1/4πε0 QI QJ और RIJ का स्क्वायर और RIJ का कैप, ठीक है। ये मान लो डिस्टेंस RI वेक्टर और ये मान लो RJ। अब RIJ लिख देना आपने, तो I से J का ये मान लो, ठीक है ना, वो तो अपने ऊपर है, अपने को कौन सा लेना है, ठीक है। RIJ मतलब ये होता है RIJ, इसको तो ज़्यादातर स्टूडेंट बुकों में ये बोलते हैं कि J के कारण I पर, तो अपने इसको ऐसे ही लिख देते हैं IJ और ये इस तरह से एरो बना देते हैं, ठीक है ना, J के कारण I पर, सिंपल है। अब ये आता कैसे है, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें ये बड़ा है, तो ये RIJ क्या आ जाएगा आपके पास, RI माइनस RJ आ जाएगा।
एक अपन ने अभी देखा था कि जो करली आर है वो क्या आया था, आर डैश आर माइनस आर डैश आया था, ठीक है ना। ये आगे काम आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक में, इसलिए बता रहा हूँ। उसमें क्या था कि इस तरह से आपका ओरिजिन पॉइंट था, ठीक है ना, और ये आर वेक्टर है, ये फील्ड पॉइंट है पी, और ये सोर्स चार्ज है क्यू, इसका था आर डैश, और ये आपके करली आर था, ठीक है ना। तो आर माइनस आर डैश था, ठीक है ना। ये करली, एक ही जो करली आर, ये क्या था, आर माइनस आर डैश, ये चीज था। तो अब इसको कंपैरिजन करें तो अपने पास में आर आई, ठीक है ना, आर आई की जगह आर, ठीक है। तो ये क्यू आई, ये पी पॉइंट है, ठीक है ना, और ये क्यू पॉइंट है, और ये जो है ये आपके करली आर। ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पूरा क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि भाई इस तरह से होता है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं वेक्टर पूरा चेंज करके, और इसको ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। छोटी क्लासों में ये चलता है, अब यहाँ जो आगे आप पढ़ोगे उसमें ये चलेगा, ठीक है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ एक बार, 1/4πε0 क्यू आई क्यू आई क्यू डैश कर दो चलो, और नीचे आ जाएगा आपके, जैसे मैग्नीट्यूड अपने लेते हैं आर स्क्वायर में, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं अपने आर क्यूब, ठीक है भाई, आर आई जे है ना। तो ये इसी को लिख रहे हैं ना, इसलिए अपन लिख लिया, ओके। तो थोड़ा देख लेना चाहिए, सही है। अब अपन को आगे करना है 1/4πε0 और क्यू डैश और आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, जैसे आर वेक्टर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में जो फोर्स आएगा वो एक अगला नए रूप में क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू डैश, नीचे आ जाएगा आपके आर क्यूब, और ये आर वेक्टर। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आपको एक पेपर में लिखनी होती है, ठीक है। फोर्स आ गया, ठीक है। दो आवेशों का हमने बल निकाला है ना, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। और क्या लिख सकते हैं बताओ, देखें, जैसे 1/4πε0 क्यू डैश। अब आर की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस आर डैश, क्योंकि वेक्टर में इसलिए छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, और आर वेक्टर माइनस आर डैश ये मैग्नीट्यूड में लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ अपने लिख सकते हैं। अब इसके बाद में अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग रूप लिखने हैं, फिर रो और सिग्मा को भी इंक्लूड करना है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज़ है। अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एफ में आवेश का भाग देना पड़ता है, ठीक है ना, ये अपने जानते हैं। तो अपना जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो पॉइंट पी है, ठीक है, और जो सोर्स चार्ज है वो क्यू है, ठीक है। और ये अपने क्यू और क्यू डैश लिया है, तो ये देख लो आपका ये जो क्यू डैश है वो यहाँ है, और क्यू आपका यहाँ है। तो एक बार मैं एफ तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों अपने देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं अपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फोर्स अपॉन, क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन भाई ये क्यू डैश लेना, ठीक है। तो ये लिख दो आप 1/4πε0, पहले अपने एक वो रूप आता है सिंगल रूप, वो लिख दो क्यू अपॉन, है ना, और इसको आर स्क्वायर लिख दो, और इसको आर कैप लिख दो, एक ये हो गया, ठीक है ना। और इसी तरह से अलग अलग रूप लिखते रहो आप, क्यू और 4πε0 और आर स्क्वायर, नहीं चलो ये आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब, और ये आर वेक्टर। इसी तरह से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को और थोड़ा सा अलग लिख सकते हैं, 4πε0 आर माइनस आर डैश छोटे ब्रैकेट में,
नीचे आ जाएगा आपके आर माइनस आर डैश, और ये बड़ा मैग्नीट्यूड और ये क्यू। अब क्या है कि अपने ये जो क्यू डैश जो एक पॉइंट चार्ज, एक ही चार्ज है ना, सिंगल चार्ज, इसकी जगह अगर ग्रुप ऑफ चार्ज हो, ग्रुप ऑफ चार्ज मतलब Q1 Q2 इस तरह से हों, ठीक है ना, काफ़ी सारे आवेश पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, स्टैटिक चार्ज है ये सब के सब। तो इनके कारण अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो भी इसी तरह से हो जाएगा। बस अपन को थोड़ा सा ये देखना है कि इसको अपने ये डैश में लेना, इसको अपने ये आई लिख देना है, ठीक है ना, और आई को अपन को वेरी करा देना है सिग्मा 1 से n तक। जैसे अपने मैं एक लिख देता हूँ कोई सा भी, ये लिख देते हैं अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अपने, ठीक है ना। और इसको क्यू ही पढ़ा देता, चलो क्यू 4πε0, ठीक है ना। ये टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जिसके कारण कोई फोर्स नहीं होता, वो केवल फील करता है कि फोर्स फील कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अपने इस पर, और ये जो है ये कई सारे पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, उनके कारण। तो जो सिग्मा है वो I बराबर 1 से n, ठीक है। अब अपन को क्या चेंज करना है, R वेक्टर माइनस RI डैश, ठीक है ना, और नीचे R वेक्टर माइनस RI डैश, ये क्यू। बस ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है ना, कई सारे आवेश के कारण। तो ये थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ता है कि भाई एक इस पॉइंट की जगह अगर ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज हो तो आपको क्या लिखना है, ठीक। अब अपने अगला पॉइंट है कि अपन को इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में लिखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी में लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, फोर्स को। तो वो अपन को कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आवेश को बदलना पड़ेगा अपन को। अपने जानते हैं, पढ़ा है कि अपने जो आवेश होता है क्यू, ठीक है ना, क्यू कौन सा, जो आर डैश पे है, उसको अपने क्या लिख सकते हैं, रो आर डैश, ये आपके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और डीवी डैश, बस इतना सी बात। तो अपने जैसे फोर्स है, अपने फोर्स लिख रहे थे अपने 1/4πε0, एक तो आपके क्यू है, ये डैश है ना, क्यू है, डैश है, और आई भी लिख दो चलो साथ ही। तो ये हो जाएगा आपके रो आर डैश। अब क्योंकि इसमें सिग्मा लगाएंगे अपने, इसमें समाधान लगाएंगे रो आर डैश और डीवी डैश, ये अपने किसकी जगह लिख दिया, क्यू वाई डैश की जगह। और क्या होता है उसमें नीचे आर स्क्वायर होता है ना, चलो आर स्क्वायर लिख दो, क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसको और भी अपने चेंज रूप में लिखना है अपन को, इसमें इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं लिखता। 1/4πε0, ये जो क्यू है ना, ये आपके आर डिस्टेंस पे है, अंदर इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। और ये आपके रो आर डैश है, ठीक है। वॉल्यूम है यहाँ, कोई अपने वॉल्यूम बना सकते हैं यहाँ इस तरह से, उसमें कई पॉइंट चार्ज है, और वॉल्यूम आपके वी डैश है, ठीक है। और इसको अपने लिख सकते हैं, अभी अपने लिखा था R माइनस आर डैश, लिखा था ना, आई क्यूब, क्यूब, चलो इसको लिख देते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं R माइनस आर आई डैश, ये ब्रैकेट में आएगा। पूरा वेक्टर लिखोगे तो ये क्यू आएगा, सही है। तो ये रूप अपने आ जाएगा फोर्स का, किसमें, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ, देखें, क्यू का भाग लग जाएगा, एक मिनट,
देखो अपन ने इसमें इसका भाग लेगा, इस डिवाइड इस वाले आवेश का भाग लेगा अपने, उसका लगा वो एक एकांक आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आ जाएगा आपके रो आर डैश और डी वी डैश, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आर माइनस आर आई डैश का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये आ जाएगा आर आई माइनस आर आई डैश का मैग्नीट्यूड, नहीं छोटे ब्रैकेट में आएगा, वेक्टर में आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि आर कैप क्या होता है, पूरा वेक्टर बटा वेक्टर का परिमाण। इससे पहले अपन ने एक एफ लिखा था, थोड़ा सा बता दूँ उसमें क्या हुआ था, 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, दो आवेश हैं आपके क्यू, एक तो आर पर डिपेंड करता है, एक आर डैश डिस्टेंस पर है, और इनके बीच में डिस्टेंस अपने ले सकते हैं आर स्क्वायर और आर कैप, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है ना। इसको एक बार वापस वेरीफाई कर लेना। तो इससे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ इससे डिवाइड करेंगे टेस्ट चार्ज से, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू आर डैश अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो आर कैप है, ठीक है ना, उसको अपने क्या ले सकते, आर कैप है उसको अपने क्या ले सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। तीसरी बात, जो आर वेक्टर है उसको अपने क्या लेते हैं, आर वेक्टर माइनस आर डैश। अगली, इसका जो मैग्नीट्यूड है, सिंपल है तो, पर थोड़ा सा ध्यान लेना जरूरी है, ये सब लिख के अपन को करना है। तो हमने अभी लास्ट में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में अपने डिफाइन किया, ठीक है। इसमें टेस्ट चार्ज का भाग लगता है, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या है कि वो मैंने बताया ना, वो मैग्नीट्यूड में बहुत कम होता है, तो उसके कारण अदर चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो खुद फील करता है, और ऐसे ही होना चाहिए, अदर चार्ज के कारण फील नहीं करना चाहिए, अदर चार्ज को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, केवल खुद ही फील करना चाहिए कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है ना। तो अब अपने आगे देखते हैं, अब अपने को निकालना है ये जो आपका क्यू डैश है, आर डैश पोजिशन वेक्टर पे, इसको हमें लिखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी में। वो कैसे लिखते हैं, सिग्मा, ठीक है ना, आर डैश और डी एस डैश। इसमें जो एस डैश होता है ना, ये सरफेस होता है, और जो सिग्मा होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना। ये जानते हो आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उस तरह से, क्योंकि जो क्यू अपॉन जो सरफेस होता है वही होता है सिग्मा, है ना, तो उस तरह से, ठीक है। अब आप फोर्स लिखो पहले, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और ये क्यू, ये तो पोजीशन वेक्टर आ रहा है, ये क्यू डैश, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा आपके, एक बार वैसे लिख दो आप जो अपने पहले लिखा था, अब अपने लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्यू आर, अब ये क्यू डैश आर डैश की जगह अपने लिख दो सिग्मा आर डैश और डी एस डैश, और नीचे आ जाएगा आपके आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है ना, ठीक है ना। और भी अपने चेंज कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, क्यू आर और सिग्मा आर डैश डी एस डैश, इसकी जगह अपने लिख सकते हैं आर, पूरा वेक्टर लिखेंगे, चलो पूरा वेक्टर लिख देते हैं, ये लोग पूरा वेक्टर लिख दिया, ठीक, बाकी मान मैंने बता ही दिया है। मैं एक बार देखो कितना टाइम हो गया, हाँ अभी तो ठीक है, ये सिग्मा के रूप में आ गया। अब इस चार्ज का भाग देंगे अपने, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण ही होता है, तो अपने इसका भाग लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके, वेक्टर होगा ये इसमें, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हट जाएगा, और सिग्मा आर डैश डी एस डैश, और नीचे आ जाएगा आपके आर क्यूब और आर वेक्टर, ठीक। एक बार फिर से बता दूं, जो आर वेक्टर है वो तो होगा आपके आर वेक्टर माइनस आर डैश, छोटे ब्रैकेट, और जो आर होगा वो होगा आपके आर वेक्टर माइनस आर डैश का, इस तरह से, ठीक। अब आपके पास कई सारे आवेश हैं, मैं ये भूल गया, तो इस तरह के आई लगा दो और इधर सिग्मा लगा दो, आई बराबर 1 से n,
ठीक है ना, आर डैश ये चीज़। बाकी आपके पास में अगर समाकल लगा हुआ है तो सिग्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि समाकल है ना तो सिग्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। समाकलन में क्या होता है कि छोटे अल्पांश होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए समाकल लेते हैं। सिग्मा में बड़े अल्पांश होते हैं, इसलिए सिग्मा लेते हैं। तो समाकलन बहुत छोटे अल्पांशों का योग है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। और इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो इसी में जो मतलब ये आपके पहला क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पे 2019 में, तो उसमें जो ये पहला पार्ट है, ए पार्ट, तो समझाना उसके टाइम लग रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं ना। अब इसमें एक बात ये है कि इसमें कर लेना है आपको, ठीक है, अपने अगले पीरियड में करेंगे। क्या बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है ना वो जीरो होता है। मैं पहले बता दूँ, जो उसमें क्या एक बनेगा आपके आर के अपॉन आर स्क्वायर, उसका अपने कर्ल निकालेंगे वो जीरो आएगा। कई बार जीरो नहीं भी होता है, वो अलग कंडीशन है, उसमें फिर डिराक डेल्टा फंक्शन वगैरह काम में लेते हैं हमने, ठीक है ना। तो इसका जो अपना जो सेकेंड पार्ट तो नहीं है, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। मेरी अगली क्लास होगी ना उसमें इसका अगला पार्ट भी लूँगा, बी पार्ट, और ये करूँगा मैं आपको बता दूँ, कर्ल ई बराबर 0, ठीक। और जब ये इरोटेशन वेक्टर होता है ना तो उसको हम स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपका जो कर्ल है और माइनस ये जो कर्ल है, ये आपका 0, इस तरह से लिख सकते हैं। ये होता है इसलिए लिख सकते हैं। ये लास्ट में बताना है, मैं अपने अगले पीरियड में देखूँगा। थैंक यू।